शुरू कर दिया, ठीक। अनसॉल्व्ड 2025 हम लोग स्टार्ट कर चुके थे और सेट नंबर आज 4 शुरू करेंगे, जिसका कोड है PY। और सेक्शन A हम लोग करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बहुपद है fx और इसकी ग्राफ आपके सामने दे रखी है। इन्होंने पूछा कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, पहली एक्सरसाइज का। तो इसमें होता यह है, तरीका यह है इसका कि कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी जगह पर काटेगा, कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उतने ही इसके शून्यकों की संख्या होगी। तो यहां पे काट रहा है, यहां पे काट रहा है और यहां पे काट रहा है। तो ये ग्राफ एक्स अक्ष को 3 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां कहां पर? 1 2 3, 3 जगह पर काट रहा है। तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। तो पहले का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां लिखते चलेंगे, पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। और साथ ही साथ हम लोग इस बार मैच भी करते चलें। पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन ही इसमें दे रखा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने कहा 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ये छोटे छोटे प्रश्न, इन पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है, गलतियां इनमें भी हो जाती हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? पहले 2 से भाग करो। 2 सत्ते 14, 1 15, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 तियां 6, 1 7, 1 बचा 18 और 2 नेम 18, 39 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से काटें तो 3 एकम 3 और 3 तियां 9, और फिर 13 से काटें तो 13 एकम 13। तो 156 का जो फैक्टर आएगा 2 है 2 बार, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ठीक है जी। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। 2 स्क्वायर 2 का वर्ग 4, 4 तियां 12, एक बार फिर गुणा कर लिया करो। 12 तियां 36 के 6 हासिल 3, 12 एकम 12 3 15, बिल्कुल सही है। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 15, ये क्वेश्चन 2 का पार्ट ए है। क्वेश्चन 2 का पार्ट ए, क्वेश्चन 2 का ऑप्शन ए टिक करना है। तीसरा क्वेश्चन देखें क्या है। 175 और 91, इन दोनों का HCF करना है बेटा। 175 और 91 का HCF। और जब भी HCF करना हो तो सबसे पहले आप क्या करो, दोनों के प्राइम फैक्टर कर लो। करिए प्राइम फैक्टर। तो 2 से तो कट नहीं रहा, 3 से काट के देखें। 3 बचे 15, 2 17, 2 बचे 25, नहीं कटेगा। जोड़ के भी देख सकते थे कि 7 5 12 1 13, नहीं कटे। 5 से काटिए फिर। 5 तियां 15, 5 तियां 15, 16 17, 2 बचेंगे, 2 बचेंगे तो 25 55 25, फिर 5 से काट लीजिए। 5 सत्ते 35 और फिर 7 एकम 7। यहां पे भी 7 से काटिए तो 7 एकम 7, क्योंकि 5 से 3 से कटेगा नहीं। तो 7 एकम 7, 2 9, 2 बचे तो 21, 7 तियां 21 और 13 एकम 13। तो कहने का मतलब 175 के फैक्टर आएंगे। 5 2 बार है तो 5 स्क्वायर इंटू 7, और 91 को लिखेंगे 7 इंटू 13। अब हमें इनका HCF चाहिए। HCF में हम क्या करते हैं? HCF में 175 और 91 के HCF में सिर्फ कॉमन वाले लेते हैं और छोटी पावर में लेते हैं। तो कॉमन सिर्फ इसमें 7 है, पावर दोनों जगह सेम ही है, तो HCF 7 हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। तीसरे का बी ऑप्शन है। तीसरे का बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चौथा। इसमें इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रहे हैं कौन सी संख्या परिमेय संख्या होगी। तो चलिए, ये तो ऑप्शन लिखने पड़ेंगे इसके सारे। √3/√5, ये तो अपरिमेय है, ये तो अपरिमेय संख्या है। और इन्होंने पूछा कौन सी परिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन लिखा और काट भी दिया कि ये गलत है। बी ऑप्शन पे आ जाइए। लिखा है √2 इंटू √7, इसको भी तुरंत चेक कर लेते हैं भाई। अगर इनकी गुणा करने पर वर्गमूल पूरा पूरा हो जाए तो परिमेय। तो गुणा करें तो 7 दूनी 14, √14। तो √14 तो कैसी संख्या है? अपरिमेय, ये भी गलत। सी ऑप्शन पे आ जाइए। तो सी ऑप्शन पे जब हम आए तो हमको मिला √5 प्लस √7 इंटू √5 माइनस √7। इसे कैसे करें? पता करना परिमेय है कि नहीं है। केवल रूट देखकर मत देखो, पहले सॉल्व करो।
तो a प्लस बी ए माइनस बी, ये वर्गांतर की सिचुएशन है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। रूट 5 का वर्ग करें तो 5 और रूट 7 का वर्ग करें तो 7, और 5 में 7 गया -2, और ये संख्या कैसी है, परिमेय है, और यही ऑप्शन टिक हो जाएगा। अब हम इसके डी ऑप्शन पर विचार भी नहीं करेंगे, फिर भी हम लोग देख लें अभी कौन सा जल्दी है पेपर करने की। चौथे का डी दे रखा √12, और √12 जो संख्या है उसका 12 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए वो अपरिमेय है। तो 3 ऑप्शन जो थे वो अपरिमेय थे, ये परिमेय था, तो चौथे का सी करेक्ट है। इसके बाद हम देखें चौथे का 5वां क्वेश्चन, चौथा हो गया कंप्लीट। 5वां देखें, एक समीकरण दे रखा है 2x + y = 5, और दूसरा है 3x + 2y = 8। इन्होंने कहा कि इन रैखिक समीकरणों के युग्म का हल होगा। इसका हल करना है बेटा, नहीं हल कैसा होगा, 4 ऑप्शन है, अद्वितीय होगा कि 2 हल होंगे, कि अपरिमित रूप से अनेक या अनंत हल होंगे, या कोई नहीं होगा। ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, और इसको करने के लिए होता यह था कि हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालते थे। तो देखते हैं, a1/a2 का मतलब हुआ 2/3, ठीक है, ये a1 है, ये a2 है, तो 2/3। फिर b1/b2 यानी 1 यहाँ पे 1 है तो 1/2, तो a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं आया, तो यहीं पे आगे फिर c1/c2 करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाकी जो 2 केस हैं उनमें जब ये बराबर आते हैं तब हम तीसरे केस पर जाते हैं, और अगर यही दोनों बराबर नहीं है तो यहीं पे काम खत्म हो जाता है। तो हमने देखा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसका मतलब ये जो सिस्टम दे रखा है ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, अद्वितीय सॉल्यूशन देगा, एक और केवल एक हल होगा इसका। तो 5वें का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 5वें का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगर पूछा जाए कि रेखाएं कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो जवाब आएगा 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। इसमें 3 तरीके के सवाल बनते हैं। एक पूछा जा सकता है, बताओ समीकरण निकाय संगत है कि असंगत है, तो चूंकि हल है इसका तो समीकरण निकाय संगत है। कैसा हल है, अद्वितीय हल है। रेखाएं कितने बिंदुओं पर काटेंगी, 1 बिंदु पर काटेंगी। अगर ये बराबर आते तो हम जाते c1/c2 की तरफ। फिर 2 केसेस और बनते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2, अगर वो c1/c2 के बराबर होता तो अनंत हल होते, और ना होता तो कोई हल नहीं होते। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, छठा। एक समांतर श्रेणी है हमारे पास, इसमें लिखा है 6, 10, 14 डैश डैश डैश, इसका 25वां पद चाहिए। 25वां पद कैसे निकलेगा, देखिए फॉर्मूला होता है a25 निकालने के लिए डायरेक्ट तैयार रखिए a + 24d, 25 में से 1 गया 24। ऐसे नहीं समझ आता, एक कम हो जाता है, नहीं समझ आता तो एक फार्मूला याद कर सकते हो, an बराबर a + n - 1d, n का मान 25 और 25 में 1 गया 24। इसमें a बताओ क्या है, a माने पहला पद 6, डिफरेंस दूसरे से पहला घटाओ तो 10 - 6 कितना हुआ 4, a का मान 6, 24, d का मान 4। फिर आगे बढ़ते हैं, 24 चक्कू 96 होता है, और 96 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो चेक कर ले 102 क्या कोई ऑप्शन में मौजूद है, हाँ जी, छठे का बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाएं, 7वां। एक द्विघात समीकरण है x² + 2x - p = 0। इन्होंने कहा इसका एक मूल -2 है, तो ठीक है, मूल अगर -2 है तो उसको संतुष्ट करेगा। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण का एक मूल -2 है, अतः x बराबर -2 इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अब आप चूंकि ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो आपको ये सब एग्जाम में लिख रहे हैं तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, जल्दी करना है। -2 इसका मूल है तो -2 इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ये मन में सोचना है और आपको वहां पर रख करके देख लेना है। x की जगह पर यहां पे रख दिया -2,
और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 और माइनस का p। 4 4 कैंसिल, माइनस p इज इक्वल टू 0, 0 बटे -1, p बराबर फाइनली p बराबर 0 आया। तो ऑप्शन देख लें क्या कोई है, 7वें का ए ऑप्शन करेक्ट है, p बराबर 0 है। इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन, पॉइंट्स हैं 2,3 और 4,1। ये कह रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालो। तो बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 1 में से 3 जाएगा तो -2। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और -2 का वर्ग करेंगे तो भी 4। तो ये आ जाएगा 2√2। भाई 4 आप कॉमन ले लीजिए, बचेगा 1 + 1 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, अंदर बचेगा 1 + 1 2। या ऐसा भी कर सकते थे 4 4 8, फिर 8 को 4 गुणे 2, 4 का वर्गमूल 2, कुल मिला के 2√2 आना है। ऑप्शन देख लीजिए 8वें का बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न, ये कह रहे हैं एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर कोण त्रिज्यखंड का थीटा है। माने ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो पहले तो अपने मन में समझ लो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² थीटा बटे 360, सीधी बात, ये सूत्र तुम्हें याद होना चाहिए। अब हम देखेंगे इनके ऑप्शन में कौन सा ऐसा है। कई बार ये लोग थोड़ा बहुत अंतर करके लिखते हैं, लिखा यही होगा, अलग रूप में लिखा होगा। तो ए ऑप्शन देखा जाए क्या है। ए ऑप्शन में इन्होंने लिखा थीटा बटे 180 इंटू 2πr। यार अगर इसको सॉल्व करोगे तो वो तो बनेगा नहीं, क्योंकि r² होता है उसमें, और इसमें r² बन नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन तो देखते ही काट दिया। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है थीटा बटे 180 इंटू πr²। ऊपर का मामला तो फिर फिट बैठ रहा है, πr² थीटा बटे 180 नहीं 360 होता है, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन पे आ जाइए, थीटा बटे 360 इंटू 2πr। अगर इसको सॉल्व कर ले तो क्या होगा तो πr², तो r² ही नहीं इसमें, तो ये भी गलत हो गया। अब डी देखेंगे ही नहीं, ऐसे ही टिक कर देंगे। खैर देख भी लेते हैं एक बार क्या दिक्कत है, लेकिन जब 3 गलत हो गए तो क्या देखना, डी सही होगा ही, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या है। थीटा अपॉन 720 इंटू 2πr²। ऊपर का मामला फिट है अपना, πr² थीटा, हाँ ठीक है, 2 ज्यादा लग रहा है, 2 से काट दो नीचे, 2 3 6 1 7, 2 6 12, वो भी ज्यादा नहीं था कि 2 से कटेगा तभी आएगा। तो सूत्र में एक तरीके से उन्होंने 2 से गुणा 2 से भाग करके दे दिया, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए, सीधे सीधे फॉर्मूला ना देख के टिक कर पाओ तुम, लेकिन सॉल्व कर लो। 2 से काट दिया, अभी फाइनली वही आ गया πr² थीटा अपॉन 360। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 10वां प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न यह है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। एक वृत्त बना लेते हैं हम लोग 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, उससे वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी गई है। यानी किसी पॉइंट से इसकी स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा हम खींच लेते हैं, मान लो इस पॉइंट से स्पर्श रेखा खींची गई है बेटा, ठीक है जी, ये स्पर्श रेखा हो गई और ये इसका केंद्र है, और ये ठीक है। अभी समझ में आएगा क्या हम कह रहे हैं। ये ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। अब ध्यान से क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। इन्होंने कहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है।
त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई पॉइंट है। केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जब पॉइंट होगा तो वृत्त के बाहर ही होगा, क्योंकि यहां तक 3 दूरी है और 5 होगी तो बाहर ही निकल जाएगा। तो यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कोई पॉइंट है, वहां से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा की लंबाई चाहिए, स्पर्श रेखा की लंबाई चाहिए, और ये है स्पर्श रेखा की लंबाई, ये वाली लंबाई चाहिए बेटा। तो सबसे पहले तो इसमें एक थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। थ्योरम ये होगा कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होते हैं। तो थ्योरम के आधार पर 90 हुआ। अब पाइथागोरस प्रमेय, इसमें का भी सवाल लगभग 20 प्रश्नों में हर सेट में ये वाला क्वेश्चन रहता है। कभी ये दोनों दी होती हैं, वो पूछ लेते हैं। तो क्या होगा, पाइथागोरस लगेगा कर्ण का वर्ग यानी 5 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी 3 का वर्ग प्लस एपी का स्क्वायर, एपी निकल आ रही भी, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 प्लस एपी स्क्वायर, और एपी स्क्वायर बराबर कितना, 25 में से 9 घटा दो तो 16, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो कुल मिला के एपी की वैल्यू हो गई कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो ये जो है एपी हो गई। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, 10वें का बी ऑप्शन आया है, 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां। 2 ट्रायंगल दिए हैं, एक ट्रायंगल ये भी है, इस तरीके से नामकरण कर लिया जाए इसका, ये ए, ये बी, ये सी, और ये है पी, ये है आर, और ये है क्यू। ए बी सी देख लें, बिल्कुल वही लिखा है जो फिगर में दिया है, आर पी क्यू, ठीक है। 3.8, 6 एंड 3√3। ये क्या है, 6√3, 12 एंड 7.6, एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल पी। हमें ये वाला कोण हमें निकालना है। अच्छा, इसमें कोण भी दिए हैं, वरना निकालोगे कैसे। ये 80 अंश है, ये 60 अंश है। हालांकि ये वाला भी हमको पता है, उसके कोई नहीं पता है, लेकिन इसके सब पता है। ये भी पता, ये भी पता, और जरूरत पड़ी तो ये भी पता। तो लगाया कैसे जाए, ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है और ये सिमिलैरिटी का है, समरूपता का। अगर इन दोनों को समरूप कर लें किसी तरीके से, तो समरूप त्रिभुजों में एक बात होती थी कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये समरूप हो गए तो जो इसके कोण पता है तो उसके भी तीनों कोण पता है, जो वो चाहेंगे वो हम कर लेंगे। तो कैसे समरूप इसको किया जाए, देखें समरूप है, तीनों भुजाएं पता है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। चेक करते हैं क्या इनकी भुजाएं समान अनुपात में हैं। 6 का 2 गुना 12, ठीक तो है मामला। और 3√3 का 2 गुना 6√3, लेकिन ध्यान रखना ये उधर वाली नहीं है, इधर वाली है, तो नाम लिखते समय भी ध्यान रखना होगा। और 38 का 2 गुना होता है 76, 2 8 16 के 6 हासिल लिख, 2 3 6 1 7, ठीक है। तो इनका जरा देखो रेशियो निकाल लेते हैं। आप तो ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो आपको जरूरत नहीं, लेकिन अभी हम समझा रहे हैं तो लिखने का तरीका भी बताएंगे। अगर ये ऑब्जेक्टिव में ना हो तो कैसे करें। BC बटे PQ निकालिए, BC बटे PQ निकालिए, यानी 6/12, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, दिस इज 1/2, इक्वेशन 1। और AC/PR निकालिए, AC/PR निकालिए, AC/PR क्या है, 3√3/6√3, तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6। और AB/PQ, AB/RQ निकालिए, AB/RQ निकालिए। AB को हम लिखेंगे कितना, 3.8, और RQ को क्या लिखेंगे, 7.6। दशमलव हट गया, 38 दूना 76 होता है, याद ही है हमको। अब आप देखो 1 2 3 से क्या कहोगे। 1 2 3 से हम ये कह सकते हैं, तीनों का राइट बराबर तो तीनों का लेफ्ट भी बराबर। BC/PQ इज इक्वल टू AC/PR इज इक्वल टू AB/PQ। ये पूरा इसलिए लगवा रहे हैं कि अगर ये ऑब्जेक्टिव ना आए तो कैसे हम इसका प्रेजेंटेशन करें।
बाकी अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपने ऐसे ही सोच लिया था कि ये समानुपाती हैं और एस 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 रूल से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। सबसे खास बात होगी लिखा कैसे जाए, इसमें लिखा भी संगत जाता है, इधर तो कुछ भी लिख लो, अब इसके संगत उधर लिखना है। कोण पता नहीं है कि ए किसके बराबर है जो लिख दें हमें, लेकिन पता है ए बी का अनुपात आर क्यू के बराबर है, ए बी का अनुपात आर क्यू के बराबर है। तो यहां पे आर क्यू लिख सकते हैं, हो सकता है क्यू आर लिखना पड़े, तीनों भुजाओं का देखना पड़ता है। ए बी के संगत आर क्यू है, लेकिन आर क्यू को क्यू आर भी तो लिखा जा सकता है। ठीक, अब देखो अगला बन रहा कि नहीं बन रहा। अगर आर क्यू लिखोगे तो यहां पर तो पी लिखना ही पड़ेगा। भाई त्रिभुज क्या है, आर आर क्यू पी। क्या बीसी के संगत क्यू पी है, ये देखते हैं। बीसी के संगत पी क्यू कह लो, या भाई बीसी के संगत क्यू पी या पी क्यू एक ही बात है, बन रहा है। और एसी के संगत पी आर है, एसी के संगत पी आर है, यानी तीनों बन गए। ए बी बटे आर क्यू बराबर बीसी बटे क्यू पी बराबर एसी बटे, ये बनना चाहिए। ये बन रहा है तो कंफर्म है कि एंगल ए किसके बराबर होगा, आर के। चाहिए कौन सा हमें, ए चाहिए नहीं है तो बेकार चर्चा कर रहे हैं हम। हमें चाहिए कौन सा बेटा, पी एंगल चाहिए। पी आखिरी में लिखा है, ये सी के बराबर होगा। एंगल पी जो है वो सी के बराबर, और सी हमें दे रखा है। अच्छा सी दिया नहीं है तो निकालना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ लो, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, 8 6 14 कितना होगा 140। इन दोनों को जोड़ें तो 140, तो ये तीसरा वाला कितना होगा 40 होगा। कितना होगा, एंगल P इज इक्वल टू 40 डिग्री। एक बार देख लेते हैं इसका ऑप्शन, 40 डिग्री दिया है कोई क्या, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 11वें का बी ऑप्शन है। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, माध्यिका निकालनी है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 हमको दिया है। और 7 12 18 15 10 3, तो ये दे रखा है। इसका माध्यिका वर्ग पता करना है, और ये बारंबारता है। और माध्यिका वर्ग पता करने के लिए सबसे पहले करना होता है संचयी बारंबारता। करते हैं, यहां पे 7 लिख लो, 12 और 7 19 हो जाएगा। 19 और 18 जोड़ें तो कितना होगा, 9 और 8 17 के 7 हासिल 1 1 1 2 1 3 37 हो जाएगा। 19 दूना 38 होता, हाँ एक कम है तो 37 ही होगा। इसको जोड़ लीजिए, 7 5 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 और 3 5 52 हो जाएगा। ठीक है, और 52 और ये कितना हो गया, 52 और 10 62 हो गया, और 62 और 3 कितना हो जाएगा 65। एक बार इसको क्रॉस चेक हमेशा करें, ये ना सोचें कि नहीं हम जोड़ लेते हैं, जोड़ सभी लेते हैं। 7 2 9 9 8 17 17 5 22 22 3 25 के 5 हासिल लगे 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसका मतलब मामला ठीक है। विषम आए तो आप हमेशा ऐसे लिखो, 65 में 1 जोड़ दो और 2 से भाग करो। 65 और 1 कितना होता है 66 बटे 2, तो आ जाएगा 33वां पद। 33वां पद किस अंतराल में जाएगा ये सोचना है। देखो पहले पद से 7वें पद तक ये अंतराल चलेगा, 8वें पद से यहां जो है ना इस अंतराल में 8वें पद से 19वें पद तक माना जाएगा। अभी अपना नहीं आ रहा है, इसमें क्या होगा 20 19 हो गया, 19 के आगे होता 20वां पद। 20वें पद से 37 लिखा है तो 37वें पद तक यहां आएगा। तो बेटा 20वें पद से 37वें पद के बीच में 33वां पद भी आ जाएगा, 20वां 25वां 28वां 30वां 32वां 33वां इसी में आ जाएगा। यानी यही हमारा माध्यिका वर्ग है। तो माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग एक ही बात होती है, तो माध्यक वर्ग लिख दिया जाएगा 20 to 30, 20 से 30, ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। कौन सा क्वेश्चन है, 13वां है। सवाल है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आपके कोर्स में जो कोण है उसमें साइन और कॉस केवल 45 पे बराबर होते हैं।
ऐसे ही ठीक हो सकता है, साइन 45 कॉस 45 के मान बराबर होते हैं। फिर भी अगर आप इसे सॉल्व करने में जाएंगे तो हम कहेंगे कॉस थीटा से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, यहां डिवाइड करोगे कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1, या ऐसे समझ लो इसको उठा के बटे में ले लिया, इसको जब बटे में ले गए तो यहां पर 1 हो गया। और सभी जानते हैं साइन अपॉन कॉस tan होता है, tan थीटा 1। tan में 1 मान किसका होता है? tan में 1 मान होता है 45 अंश का। tan में 1 मान 45 अंश का होता है, तो ऑप्शन टिक हो जाएगा बी वाला, 13 का बी ऑप्शन टिक होगा, 45 डिग्री। इसके बाद आ जाओ 14th क्वेश्चन पे, 14वें प्रश्न पे। कॉस थीटा डिग्री का मान होगा, कॉस थीटा डिग्री का वैल्यू होगा, अब थीटा तो बताया ही नहीं, तो ये तो कॉस थीटा डिग्री का मान होगा। अगर इन्होंने आंसर 1 दे रखा है तो 0 डिग्री होगा, मुझे लग रहा है गलत मिसप्रिंट हुआ है। अब देखते हैं 14वें का इन्होंने कौन सा विकल्प दे रखा है। 14वें का इन्होंने फर्स्ट दे रखा है, इसका मतलब ये थीटा डिग्री गलत छपा है अग्रवाल अनसॉल्व में, हो सकता है दूसरी अनसॉल्व में ठीक छपाओ। ये कॉस 0 डिग्री छापना चाह रहे थे, थीटा छप गया। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसमें क्या समझना, क्या याद ही करना है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो 14 का ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 15 देखो, tan 2a इज इक्वल टू 1, tan 2a की वैल्यू 1 है। 2a न्यून कोण है, यहां पर कहा है न्यून कोण मतलब 90 से कम है। तो tan में 1 वैल्यू किसकी होती है? tan में 1 वैल्यू पता होनी चाहिए, 45 अंश की होती है। tan 45 अंश का मान 1 होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है, सबको याद होना। tan हटा सकते हैं दोनों तरफ, क्योंकि वो भी न्यून कोण और ये भी न्यून कोण है, इसीलिए दिया ये न्यून कोण है। तो 2a की वैल्यू कितनी हो गई? 2a की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। अब 45 बटे 2 22.5 अंश आ रहा है क्या? हाँ जी। a बराबर 45 डिग्री अपॉन 2, और 45 का आधा हो जाएगा 22.5, 22 दूना 44, 1 45 बटे 2। तो ऑप्शन देख लेते हैं 15वें का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, 16वां प्रश्न, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। सेक ए प्लस tan ए और ब्रैकेट में आगे 1 माइनस साइन ए, कह रहे हैं इसका मान क्या होगा। तो भैया सेक को हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस, सेक को 1 अपॉन कॉस, और tan को लिख देंगे साइन अपॉन कॉस। सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, tan को साइन बटे कॉस, आगे क्या है 1 माइनस साइन है। एलसीएम यहां पर ले लेंगे कॉस ए, कॉस ए एलसीएम, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन है, और आगे लिखा ही हुआ है 1 माइनस साइन है। ये वर्गांतर की स्थिति है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। एक का वर्ग 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एक का वर्ग 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस ए है। कॉस ए कट गया, और फाइनल आंसर इज कॉस ए। देखो ऑप्शन में कॉस ए है क्या? तो सेक ए दे रखा है इन्होंने 16वें का, ए बी सी डी, डी है बेटा। 16वें का डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि उसमें कॉस ए दिया है, ठीक है। कॉस ए नीचे से कैंसिल हो, ऊपर कॉस ए बचा, नीचे थोड़ी बचा। 17वां क्वेश्चन भी बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका माध्य और माध्यिका क्रमशः, माध्य दे रखा है 26.1 और माध्यिका दे रखी है 25.8। तो माध्य 26.1, माध्यिका 25.8 बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। तो एक माध्य माध्यिका और बहुलक में एक रिलेशन होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका
-2 माध्य। सबसे पहले तो ये फार्मूला याद होना चाहिए इस चैप्टर में, यही इस क्वेश्चन के लिए यही जरूरी है। तो माध्यिका कितनी है? 25.8 है और माध्य कितना है? 26.1 है। सॉल्व कर लेंगे, इसे आ जाएगा। 3 अठे 24 के 4 हासिल 2, 3 पचे 15 और 2 17 के 7 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, 67.4 माइनस, फिर 2 1 कम 2, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 52.2। अब इसे सब्ट्रैक्ट करके बताइए कितना आएगा। 4 में से 2 जाएगा 2 और 7 में 2 जाएगा 5 और 6 में 5 जाएगा 1, तो 15.2। देखना है कोई ऑप्शन। 25.2 तो नहीं आ रहा है क्या? देख लें एक बार, चेक कर लें, क्योंकि ये तो है नहीं। 4 में से 2 गए 2, 7 में 2 गए 5, 6 में, ऊपर गुणा देखते हैं। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। माध्यिका है 25.8 और माध्य कितना है? माध्य 26.1, तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो 3 अठे 24 के 4 हासिल लगेंगे 2, 3 पचे 15 और 2 17 के 7 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, 77 आएगा बेटा ये। 2 1 कम 2, 2 छंग 12 के 2, 4 में से 2 गए 2, 7 में 2 गए 5 और 7 में 5 जाएगा 2, 25.2 मैच हो रहा है। 25.2 17वें का सी ऑप्शन करेक्ट है जी। 17वें का सी ऑप्शन करेक्ट है, 25.2। 18वां क्वेश्चन, इसको अपने अपने अनसॉल्व्ड में ही ऐसे देख लेंगे सब लोग। निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग बताना है। बहुलक वर्ग बताना सबसे आसान होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही बहुलक वर्ग होता है। तो 18वें क्वेश्चन में अगर देखेंगे, सबसे ज्यादा जो बारंबारता है वो 12 है और वो किस वर्ग की है? 10 से 15 की है। तो बहुलक वर्ग इसमें हो जाएगा 10 से 15। बहुलक वर्ग हो जाएगा इसमें 10 से 15। तो ऑप्शन टिक हो जाएगा 18वें का। ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा? 10 से 15, 18वें का डी। 19 नंबर पे आ जाओ भाई। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। लिख लेते हैं, आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई से 1 अधिक हो, लंबाई चौड़ाई से, तो सबसे पहले हम क्या करें? इसकी चौड़ाई मान लें। चौड़ाई मान लिया x है। ये कह रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई से 1 ज्यादा है, तो x + 1 कर दीजिए, और मीटर में ही माना हमने सारा ये। मान लिया चौड़ाई x मीटर और लंबाई चौड़ाई से 1 ज्यादा है। लंबाई चौड़ाई से 1 ज्यादा, तो 1 ज्यादा कर दें। तो खेत का जो क्षेत्रफल है वो आयताकार है ना खेत, इसलिए क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 30। लंबाई कितनी? x + 1 और चौड़ाई कितनी है? x बराबर 30। x की गुणा x², 1 × x, x + 30 इधर आया तो -30 बराबर 0। तो ऑप्शन देख लें, x² + x -30, तो x² + x -30, ये ऑप्शन टिक होगा 19 का सी वाला। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन देखें अगला, 20वां। एक पासे को एक बार फेंका, पासा उछाला, तो गिरने के कुल तरीके कितने? 6। तो कुल तरीके तो 6 हो गए। सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, और सम संख्या होती है 3, 2 4 6। तो सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी भाई? तो सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी, सम संख्याएं इसमें 3 होती हैं, टोटल संख्याएं 6 होती हैं। 3 1 कम 3, 3 दूना 6, तो सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। ऑप्शन जो है वो कौन सा टिक हो जाएगा? सी वाला। तो ये पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ।